हेलो गाइस, GK फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको NCERT बुक्स का पूरा सोल्यूशन मिलेगा विद PDF। और आज हम कक्षा 12 के जो पॉलिटिक्स साइंस बुक है उसके अध्याय फर्स्ट शीत युद्ध के दौर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शीत युद्ध के बारे में कि क्या होता है शीत युद्ध। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले परिचय के रूप में कि यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पट्टिका प्रस्तुत करता है और शीत युद्ध को समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। या समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, इसलिए उचित है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की बात से चर्चा करें। यानी युद्ध है इसकी बात करें तो एक होता है कोल्ड वार और एक होता है हॉट वार। तो कोल्ड वार क्या होता है यानी शीत युद्ध, ये क्या है शीत युद्ध। और एक होता है हॉट वार, इसमें क्या होता है जान माल की हानि होती है, किसी प्रकार की क्या होती है इसमें जन हानि होती है। तो वो तो क्या होता है हॉट वार होता है। लेकिन कोल्ड वार होता है, इसमें क्या होता है एक जो शक्ति है यानी एक देश है और एक दूसरा देश है, पहला देश और दूसरा देश, इन दोनों के मध्य आपसी टकराव होते हैं लेकिन इसमें किसी प्रकार की जन हानि नहीं होती है। तो वो क्या होता है शीत युद्ध। तो हम शीत युद्ध के दौर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उस समय क्या होता है कि उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दो चित्र दिए गए हैं और उससे पहले कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1914 से लेकर और 1918 तक हमारे यहाँ क्या चलता है पहला विश्व युद्ध चलता है और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आता है। तो वो जो 1938 से स्टार्ट होता है और 1938 को जो दूसरा विश्व युद्ध होता है उसके अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का क्या होता है उदय होता है। यानी जो दूसरा विश्व युद्ध है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद हमारे सामने दो महाशक्तियाँ उभर कर आती हैं जो यहाँ पर दिखाई गई है चित्र के द्वारा। जैसे यहाँ पर पहली शक्ति होती है कौन सी, उसका नाम है अमेरिका और ये अमेरिका का तिरंगा है और इनकी यहाँ पर जीत होती है तो ये तिरंगा फहरा रहे हैं। और दूसरी महाशक्ति कौन सी आती है, सोवियत गणराज्य जिनका ये तिरंगा है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये दो महाशक्तियाँ किस प्रकार से उभर कर आती हैं और इनके मध्य किस प्रकार का टकराव होता है। ऊपर जो दो चित्र दिए गए हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करता है। अमेरिका जो है वहाँ के सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा रहे हैं जो हमने ऊपर देखा। और दूसरे में समाजवादी सोवियत गणराज्य उसके सैनिक है। 1945 में राइस्टिंग बिल्डिंग है वो बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन, वहाँ पर अपना झंडा फहराते हुए देखते हैं। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चित्र देखते हैं, ये यहाँ पे बताया गया कि दुनिया की सैर कर रहे हैं। हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम दुनिया की तरफ घूमने के लिए जाएंगे इस जहाज़ में बैठकर और ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर क्या हुई बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो आज हम इन घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में देखते हैं। तो 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। यानी कि हमारे सामने दूसरे युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ आती है, कौन सी, यूएसए कौन सी अमेरिका वाली और दूसरी USSR यानी सोवियत संघ। इन दोनों के मध्य क्या होता है हमेशा टकराव रहता है। तो उस समय USA की तरफ होता है कौन सा, क्यूबा देश होता है। तो क्यूबा पर मिसाइल संकट आता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पहले अध्ययन करेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे हम देखेंगे क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में अध्ययन करेंगे। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को क्या चिंता सता रही थी कि अमेरिका सोवियत साम्यवादियों द्वारा, अमेरिका के जो साम्यवादी हैं उनके द्वारा शासित जो क्यूबा है उस पर आक्रमण कर देगा और देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को वहाँ पर तख्ता पलट हो जाएगा। और क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है और क्यूबा का जुड़ाव किसी सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे कूटनीय और वित्तीय सहायता देता था और सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव। सोवियत संघ के नेता कौन थे, निकिता क्रुश्चेव। उसने क्यूबा को रूस के सैनिक झंडे के रूप में बदलने का
फैसला किया। यानी कि हम देखते हैं क्यूबा कहाँ पर है, ये है क्यूबा, ये है क्यूबा, यहाँ पर ये है क्यूबा, और ये यहाँ पे क्या आता है अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए के किनारे पर ये द्वीपीय देश है क्यूबा, और इधर है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर है वो इसे सैनिक सहायता दे रहा है और इसके पास है यूएसए के। तो अमेरिका वालों को क्या चिंता सता रही थी कि यूएसएसआर है वो इसे सहायता कर रहा है क्यूबा वालों को, तो इन्हें इस बात का डर था कि ये यहाँ पर परमाणु बम है वो यहाँ पर स्थापित कर देंगे और उसके बाद अमेरिका पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो इस बात की चिंता सता रही थी यूएसए वालों को। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ क्या है, छोटा सा देश है। सोवियत संघ के उसमें नेता कौन होते हैं, नेता होते हैं क्रुश्चेव, और उन्होंने क्या कर दिया, क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। यानी ये सोवियत संघ वाले क्या चाहते हैं कि हम अपना अधिकार कर लें क्यूबा पर, जिससे हम किसी भी इसमें अमेरिका पर क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। और 1962 में क्रुश्चेव कौन था, सोवियत संघ का नेता, उसने क्यूबा में परमाणु से मिसाइलें वो तैनात कर दी। उन्होंने जो इनके मन में था मिसाइलें वहाँ पर रखने का, उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ पर तैनात कर दिए। और इन हथियारों का तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया। यानी सोवियत संघ है वो एकदम किनारे पर आ जाता है इनके, और वो क्या करता है, अपने कार्य में क्या होता है, सफल होता है। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकाने शहरों पर हमला बोल सकता था। यानी सोवियत संघ के पास इतनी ताकत आ गई थी कि वो उसके लगभग 2 गुने पार्ट पर अमेरिका के हिस्से पर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। और क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा जो परमाणु हथियार तैनात किए गए थे उनकी भनक लग जाती है अमेरिका को 3 हफ्ते बाद। कब लगती है, उनकी भनक लगती है उन्हें 3 हफ्ते के बाद। अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसमें जॉन एफ कैनेडा, कौन होता है, कैनेडा, जॉन एफ कैनेडा उसका नाम होता है, अमेरिका का नेता होता है। और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिका वालों को पता था कि यहाँ पर अमेरिका वाले थे, उनको पता था कि अगर हम यहाँ से किसी प्रकार की क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो हमें पता है कि क्यूबा में यहाँ पर इनके द्वारा हथियार रखे गए हैं, तो ये हम पर भी हमला कर सकते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो इस बात का इन्हें डर भी था। लेकिन इस बात को लेकर वे दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा ले। इस बात को लेकर क्या दृढ़ थे कि वो क्रुश्चेव है क्या कहाँ का, सोवियत संघ का, वो यहाँ से मिसाइलों को और हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ ले जाने वाले सोवियत जहाज़ों को क्या किया जाए, रोका जाए। और इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। इस युद्ध को क्या कहा गया, यहाँ पर क्यूबा का मिसाइल संकट कहा गया, यानी इस नाम से जाना गया। और इस संघर्ष की इस आशंका ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया था, बेचैन कर दिया था। यानी कि यह क्यूबा की मिसाइल संकट उसमें ऐसी स्थिति लेकर आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होगा, लेकिन हम इससे बच जाते हैं। और यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं था, यानी कि यह तीसरे युद्ध की स्थिति ले रहा था। और अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का क्या कर लिया, फैसला किया, और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख ले लिया। किसने, सोवियत संघ के जो वो जहाज़ थे। क्यूबा जो मिसाइल संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्यूबा का जो मिसाइल संकट था वो क्या था, शीत युद्ध जो उसमें था उसका चरम बिंदु था, यानी उसमें युद्ध हो सकता था। और शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी जो देश थे इनके बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव, संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा था। और सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी कि इन दोनों देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। यानी कि इन दोनों के बीच टकराव रहा, लेकिन रक्त रंजित यानी किसी का है वो क्या नहीं हो, किसी व्यक्ति को हानि नहीं होती है। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियाँ और इनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देशों के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। यानी यहाँ पर छोटे छोटे युद्ध होते हैं, लेकिन एक तीसरे विश्व युद्ध की यहाँ पर स्थिति नहीं बनती है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है।
अब आगे देखते हैं कि शीत युद्ध के बारे में क्या बताया गया है। तो शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश और सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, यानी कि यहाँ पर जोर आजमाइश की गई थी, यानी सैनिकों का गठबंधन किया गया था, शक्ति का संतुलन बनाया गया था। ये इतना ही मामला नहीं था, बल्कि इसके साथ विचारधाराओं के स्तर पर भी वास्तविक संघर्ष हुआ था, यानी विचारों के आधार पर भी इनके मध्य लड़ाई होती है। विचारों की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है उसको क्या किया जाए, सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था, अमेरिका, यानी जो पश्चिमी जो क्षेत्र था उसका अगुवा कौन था, यानी उसके लिए सबसे आगे कौन आ रहा था, अमेरिका। और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी है उसका समर्थक था। और पूर्वी की तरफ देखें तो उनकी अगुवाई कौन कर रहा था, सोवियत संघ, यानी पूर्व की तरफ जो देश थे उनकी अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ। और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। और आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 12 में क्या कर लिया आपने, इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्या है, पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्र और दो दूरी राष्ट्र, यानी दो राष्ट्र हमारे सामने आते हैं, एक मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। इनके बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939-1945, दूसरा विश्व युद्ध कब होता है, 1939 से लेकर 1945 से उनकी समाप्ति हो जाती है। अब पढ़ते हैं हम मित्र राष्ट्रों के बारे में। तो 1945 है, उसमें मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के बीच होता है दूसरा विश्व युद्ध। तो दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939-45 के बीच, और किन के मध्य होता है, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच। जहाँ पर जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र उनमें क्या होते हैं, कुछ देश शामिल होते हैं और कुछ देश होते हैं वो दूरी राष्ट्र में शामिल होते हैं। और इनमें देखें तो मित्र राष्ट्र में कौन से होते हैं, इनकी अगुवाई कर रहे थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। जबकि जो दूरी राष्ट्र है इसकी अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। और इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश क्या थे, शामिल थे। और यह युद्ध यूरोप है उससे बाहर इलाके में भी फैला हुआ था, यानी केवल यूरोप में नहीं था, उसके बाहर इलाके में फैला था। और इसका विस्तार देखें तो दक्षिणी पूर्व एशिया, यानी एशिया के दक्षिणी पूर्वी पार्ट में, चीन में बर्मा, जिसे अब हम क्या कहते हैं, म्यांमार कहाँ पर है, भारत के पूर्व की ओर, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। और इस युद्ध में देखें तो इस युद्ध में बड़े पैमाने पर क्या होती है, जनहानि और धनहानि भी होती है। यानी इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इस युद्ध में, कौन से युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं और यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था भी कमज़ोर हो जाती है। 1914 और 18 के बीच कौन सा युद्ध होता है, पहला विश्व युद्ध होता है। इनके बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को क्या किया दिया था, दहला दिया था। लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ वो इससे भी ज़्यादा भारी था, यानी पहले विश्व युद्ध से भी भयंकर था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और अगस्त 1945 में अमेरिका ने क्या कर लिया, जापान के 2 शहर होते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु बम गिरा देते हैं। अमेरिका किसकी तरफ था, मित्र राष्ट्र की तरफ था, जबकि जापान किसकी तरफ था, जापान था दूरी राष्ट्र की तरफ। तो इनके दोनों के मध्य मतभेद रहते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, मित्र की तरफ की दृष्टि से क्या करता है, मित्र राष्ट्र की तरफ से जर्मनी है उसके हिरोशिमा नागासाकी जो स्थान है वहाँ पर परमाणु बम गिरा देते हैं 6 अगस्त को, और ये 9 अगस्त को, यानी 3 दिन का गैप होता है इसमें। और इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और परमाणु बम गिराने के अमेरिका के फैसले के आलोचकों का तर्क था, यानी जो परमाणु बम गिराए उसके बाद अमेरिका की बहुत से देश थे जिन्होंने क्या की थी, उनकी आलोचना की थी कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान है वो आत्मसमर्पण करने वाला था, कि यानी उनकी हार हुई थी तो जापान है वो अपने आप को आत्मसमर्पित कर रहा था, हार मान रहा था। तो अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए थे, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। और इन आलोचकों का मानना था कि अमेरिका को इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था
कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, यानी अपने आप को सबसे आगे लाने के लिए उसने ऐसा किया था। ये किसने कहा? उनके अमेरिका के आलोचकों ने ऐसा कहा। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने और अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना क्या था? जरूरी था। और विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, जो विश्व युद्ध हुआ उसके समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका जो परिणाम देखें तो इसका परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीतिक जो मंच है उस पर दो महाशक्तियों क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। यानी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होता है? दो महाशक्तियां हमारे सामने आती है। जर्मन और जापान है वो उसमें क्या थे? हार चुके थे, और यूरोप और शेष जो विश्व विध्वंस थे उनकी मार झेल रहे थे। कौन? जापान और जर्मनी। अब अमेरिका सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गए थे, यानी यूएसए, और दूसरा कौन सा होता है? पहला होता है यूएसए और दूसरा कौन होता है? यूएसएसआर। ये हमारे सामने दो बड़ी शक्ति उभर कर आती है। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व किसी भी घटना को क्या कर सकते थे? प्रभावित कर सकते थे। यानी इनके पास इतनी बड़ी महाशक्ति आ गई थी, इतनी बड़ी ताकत आ गई थी। और अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे को के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना था। ये यानी आपस में टकराने लगे थे, और वो क्या होता है? शीत युद्ध का कारण बनता है। अब जब दोनों महाशक्तियां हैं आपस में टकराने लगती है, यानी दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव होता है, तो उसके कारण क्या होता है? शीत युद्ध का कारण बनता है। और शीत युद्ध होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस को मार झेलना या फिर किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी। यह सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे, कौन से? यूएसए और यूएसआर। इनके पास इतने परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षमता पहुंचा सकते, यानी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इतनी इनके पास क्या थी? परमाणु हथियार थे। तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित होने की संभावना क्या थी? कम रह जाता है। रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का क्या कर सकता है? युद्ध का जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगा। यानी दोनों को पता था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा परमाणु शक्ति आ गई, अगर हम कोई भी हमारे आपस में क्या करते हैं? टकराव का शुरुआत करते हैं किसी प्रकार से, तो हमें दोनों को हानि होगी। इस बात का उन्हें पता था, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक जो फायदा है वो चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस है, यानी इनके द्वारा होने वाली जो हानि है वो औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की युद्ध है उसकी सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। वहाँ पर दोनों पक्षों में इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तो तब भी क्या होता है? दूसरे के पास उसे बर्बाद करने के लायक हथियार तो बच ही जाएंगे। यानी कि अगर मान लो कि यूएसएसआर पर क्या करता है? किसी प्रकार से क्या करता है? उस पर आक्रमण करता है, तो क्या होगा? उसके अमेरिका के पास किसी प्रकार को नुकसान होगा, तो उसके पास कुछ परमाणु हथियार तो बच जाएंगे। यानी किसी प्रकार से यदि हम आपस में इनका टकराव हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा हानि होगी। इसे अपरोध यानी रोक और संतुलन का तर्क कहा गया था। और दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। और इस तरह क्या होता है? महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद भी जो शीत युद्ध है वो रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका था, और इसकी तासीर ठंडी रही। यानी ये युद्ध क्या होता है? बहुत बड़ी हानि इसमें नहीं होती है, और परस्पर अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया। यानी वो स्थिति इस प्रकार से थी कि दोनों को आपस में पता था कि बहुत ज़्यादा हानि होगी, तो बहुत बड़ा है उसने रूप तीसरा विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी, यानी आपसी टकराव को तो इसने नहीं रोका। शीत युद्ध की प्रमुख सेना जो विशेषता उन पर ध्यान दे। इसमें दो महाशक्तियाँ होती है और उनके अपने अपने गुट थे, यानी इनके आपस में क्या होते हैं? देश शामिल होते रहते हैं या फिर जबरदस्ती अपने में शामिल करते रहते हैं, और इन परस्पर प्रतिद्वंद्वी गुटों में शामिल देशों
से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे, यानी कि इनमें जो देश शामिल है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इन देशों के विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में जो शामिल देश है उनको समझना था कि आपसी जो युद्ध है उसमें जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए, और जब दो महाशक्तियां और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच परस्पर क्या होगा, पारस्परिक विरोध है उनका समूह हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंस साबित हो सकता है। यानी इनके बीच यूएसए और यूएसएसआर के बीच जब टकराव था तो इनमें जो देश शामिल थे उनको इस बात को समझना था कि हमें इन्हें बढ़ावा नहीं देना है, यानी कि ये आपस में क्या होगा, इनके मध्य टकराव होगा तो वो सभी के लिए नुकसानदायक होगा, तो इन्हें क्या होगा, इन्हें शांत करना था। उस समय उनकी ये जिम्मेदारी थी। तो इस संदर्भ में जिम्मेदारी